नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कम्युनिकेशन के पढ़ाऊँगी, जो कि आपके बीएड थर्ड पेपर है और जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चंस आता है कि जब संचार इच्छानुरूप किया जाता है तो इसका अभिप्राय क्या है। यानी कि जब संचार इच्छा के रूप में होता है जैसे, तो क्या आएगा इसका आंसर। मैं चारों ऑप्शन ना पढ़ते हुए आपके सामने केवल वही ऑप्शन पढ़ूंगी जो सही है, क्योंकि समय भी बचेगा और आपको भी सुनने में मज़ा आएगा। तो इसका इन चारों में से सही आंसर है प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छानुरूप प्रभावित करना चाहता है। प्रेषक यानी कि जो संदेश भेज रहा है, और संदेश प्राप्तकर्ता वो गया कि जिस व्यक्ति तक वो संदेश जा रहा है। तो प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छानुरूप प्रभावित करना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संचार किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होता है। तो इसका अर्थ है विचार, अवधारणाएं, अर्थ और शब्द, यानी कि इन चारों में से क्या रहेगा, अर्थ। निम्नलिखित में से किसको संचार का संदर्भ कहा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण। निम्नलिखित में से कौन सा बर्लो के संचार का रेखिक मॉडल है। यानी कि बर्लो एक राइटर हैं जिन्होंने एक रेखिक मॉडल दिया है, और जिसका संचार का रेखिक मॉडल है वो है SMCR। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि लोग केवल संचार के माध्यम से एक दूसरे को और स्वयं को जानते हैं। यह किसने कहा है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। निम्नलिखित में से किस पर भावपूर्ण संवाद करने की क्षमता निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर है अधिगम क्षमता पर। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक भी होंगे, और कम्युनिकेशन के क्वेश्चन है और पेपर में आपके आने की भी संभावना। अगला क्वेश्चन है, यदि यह मान लिया जाए कि संचार का कोई आरंभ या अंत नहीं है तो इसे क्या कहा जाएगा। यदि यह मान लिया जाए कि संचार का कोई भी ना तो आरंभ है और ना ही अंत है तो उसे क्या कहेंगे, मध्यस्थता कहेंगे, प्रक्रिया कहेंगे, बातचीत कहेंगे या लेन देन संव्यवहार कहेंगे। तो इसका सही आंसर है प्रक्रिया। निम्नलिखित में से संचार के आवश्यक घटक कौन से हैं। तो संचार के आवश्यक घटक कौन कौन से हैं, स्रोत है, संदेश है, हस्तक्षेप है, चैनल है, प्राप्तकर्ता है, प्रतिक्रिया है और संदर्भ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मुख्यतः पारस्परिक संचार के संदर्भ में लागू होता है। तो कौन सा होता है, क्षमा योग्य, विस्मरणीय, प्रतिवर्ती और अपरिवर्तनीय। तो इसमें से सही आंसर है अपरिवर्तनीय। इसका सही आंसर आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2003 में आया भी है। तो इसका सही आंसर है, क्या दो तरफा संचार महत्वपूर्ण होता है। हाँ, हमेशा दो तरफा संचार जो होता है वो हमेशा महत्वपूर्ण होता है। एक संदेश को किन परिस्थितियों में प्रभावी समझा जा सकता है। तो एक संदेश को महत्वपूर्ण परिस्थितियों में समझा जा सकता है, यानी कि प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछित प्रक्रिया देना। यानी कि संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त कर लिया गया और उसके द्वारा वो प्रतिक्रिया जो है वो दे दी गई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दूसरों के साथ संवाद स्थापित करने की कला को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। तो उसका सही आंसर है जहाँ पर संबंधों को प्रतिफल देने वाला या लाभप्रद बनाया जा सके। इसमें ठीक से दिख नहीं रहा है किताब में। तो क्या है इसका सही आंसर, जहाँ पर संबंधों को प्रतिफल देने वाला या लाभप्रद बनाया जा सके। इसका ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग संचार प्रक्रिया के दौरान संदेश को प्रतीकात्मक रूप में परिवर्तित किए जाने के लिए किया जाना चाहिए। व्याख्या करना, कूटलेखन, गुणलिपि पठन या विस्तार करना।
तो क्या है इसका सही आंसर? कूट लेखन। जब एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ये कहा जाता है स्व अवधारणा, यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि जब एक व्यक्ति स्वयं को वर्णन करने लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो लोगों के बीच संदेश भेजना और प्राप्त करने के लिए उपयुक्त होता है? तो बताइए कि संकेत वाचन, कूट वाचन, कूट लेखन, या लेन देन संव्यवहार, या द्विव्यक्ति संवाद। तो इसका आंसर सही होगा द्विव्यक्ति संवाद, यानी कि डायनामिक डायडिक कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार का मूल तत्व है? संदेश, प्रतिपुष्टि, कूटलेखन या संकेत वाचन। तो इसका सही आंसर है प्रतिपुष्टि। जो लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सरलता, स्पष्टता से, उन्मुक्त भाव से करते हैं, उनके लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो कौन सा शब्द प्रयोग होगा इन चारों में से? स्वीकारात्मक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्न संदर्भ संस्कृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? अधिकतर जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च संदर्भ संस्कृति, यानी कि हाई कॉन्सेप्ट कल्चर के बारे में सबसे उपयुक्त है? तो इन चारों में से देखिए, पहला है इसका, अधिकतर जानकारी किसी व्यक्ति के बारे में या किसी संदर्भ में होती है। दूसरा है, अधिकतर संदेश बोलचाल के रूप में होता है। तो तीसरा इसका आंसर है, सही इसका आंसर है कि अधिकांश लोग सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं। अधिकतर संदेश अनकहा हो सकता है। तो इसका सही आंसर है उच्च संदर्भ संस्कृति के बारे में कि अधिकतर संदेश अनकहा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलभूत तत्व को एक अच्छा संदेश वाहक अपने दर्शकों या श्रोतागण तक पहुंचता है? तो क्या आएगा इसमें सही आंसर? प्रचुर मात्रा में जानकारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चरणों में से प्रभावी संचार के लिए आप सबसे पहले किस पर विचार करेंगे? तो आप सबसे पहले किस पर विचार करेंगे? संचार के उद्देश्यों के निर्दिष्ट करना, यानी संचार के उद्देश्यों को स्पेसिफिक बनाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों द्वारा अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए कौन से प्राथमिक चैनलों का प्रयोग किया जाता है? रेडियो, टेलीविज़न का, ईमेल का, स्वर का लहजा, या दृष्टि और ध्वनि। तो संवाद करने के लिए सबसे पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? दृष्टि और ध्वनि। निम्नलिखित में से संकेतीकरण किसके लिए महत्वपूर्ण है? प्रतिपुष्टि को प्रोत्साहित करने हेतु, शोर समाप्त करने हेतु, संदेश उत्पत्ति करने हेतु, या संदेश की व्याख्या सुनिश्चित करने हेतु। तो आंसर है संदेश उत्पत्ति करने हेतु। किसी भी प्रकार के संचार को प्रभावी तब तक माना जाएगा यदि जिस अर्थ में प्रेषक द्वारा सोचा जाए वैसा ही यह प्राप्तकर्ता तक पहुंचता हो। प्रभावी तभी होगा ना संचार कि जिस अर्थ में प्रेषक द्वारा मतलब जो भेजने वाला व्यक्ति है, प्रेषक, वो जिस प्रकार से सोच रहा है वैसे ही प्राप्तकर्ता उस संदेश को समझ ले और पढ़ ले तो वो प्रभावी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 घटक मानव संचार प्रक्रिया के भाग हैं। तो मुख्य घटक कौन कौन से हैं? संदेश, शोर और प्रतिक्रिया, जो कि मानव संचार प्रक्रिया के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द होते हैं। देखो, शब्द होते हैं, इसका सही आंसर है आपके सामने। कौन कौन से होते हैं? बाधक, चिन्ह और अनावश्यक, यानी कि शब्द, बाधक, चिन्ह और अनावश्यक। तो इसका सही आंसर आएगा आपके सामने चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इमोटिकॉन्स के बारे में सही है? तो कौन सा कथन सही है? चेहरे के भाव को अभिव्यक्त करते हुए टंकित प्रतीक, यानी इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? चेहरे के भाव, यानी कि इमोटिकॉन्स के बारे में सही है, यानी कि इमोटिकॉन्स के बारे में चेहरे के भाव को अभिव्यक्त करते हुए टंकित प्रतीक। संचार प्रक्रिया में सांकेतिक शब्दों में परिवर्तित करने का अर्थ होता है विचारों को कूटों में अनुवादित करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क
करते हैं, यानी कि व्यक्ति जो है आई कांटेक्ट करते हैं। तो यानी कि जब वो आई कांटेक्ट कर रहे होते हैं तो यानी कि वो ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिपुष्टि के संदर्भ में सत्य है? ऐसी स्थिति कि जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता जानकारी के विनिमय यानी कि एक्सचेंज करते हैं, यानी कि प्रतिपुष्टि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऐसी स्थिति है कि जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता जानकारी का विनिमय करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प श्रवण क्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है? तो इसमें से देखिए चारों ऑप्शन है। वक्ता के शब्दों के वितरण की तीव्र गति, संदेश के अत्यधिक जानकारी होना, मीडिया का अनुचित चयन और उपयोग, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रतिपुष्टि से निकटतम संबंध है? बुद्धिशीलता, खोज संबंधी, सहायक या ह्यूरिस्टिक्स, साइबरनेटिक्स और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है साइबरनेटिक्स। अगला क्वेश्चन है कि संदेश जो कि एक संकेत है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? एक प्राप्तकर्ता के लिए उद्दीपन के रूप में। संदेश जो संकेत होता है ना, वो एक प्राप्तकर्ता के लिए उद्दीपन का कार्य करता है। एक शब्द की वस्तुनिष्ठ परिभाषा क्या हो सकती है? तो एक शब्द की वस्तुनिष्ठ परिभाषा सूचक अर्थ में होती है। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द का व्यक्तिपरक अर्थ क्या होता है? सूचक अर्थ में, अप्रत्यक्ष अर्थ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रोता को प्रतिपुष्टि कहा जा सकता है? तो प्रतिपुष्टि हम किसे कहेंगे? संदेश का मौखिक या गैर मौखिक अनुक्रिया, यानी कि जब हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा संदेश का, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिपुष्टि कह सकते हैं, यानी कि फीडबैक देना। अगला क्वेश्चन है, जब हम अपने मन में विवरण को अभिव्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारे उद्देश्य को अभिव्यक्त करता है? ठीक है, तो कौन सा कथन उद्देश्य को पूर्ण कर रहा है? कि जटिल सूचना को संसाधित कर उसको वर्गीकृत करना। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र के संदर्भ में संचार में प्रतिपुष्टि का अर्थ कहा जा सकता है? तो हम क्या कहेंगे इसको? संपादक को पत्र। अगला क्वेश्चन है कि संदेश के संकेत वाचन का अर्थ क्या है? तो संदेश के संकेत वाचन का अर्थ है संदेश की व्याख्या करना। अगला क्वेश्चन है कि